स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सौरभ जैन मैथमेटिक्स एकेडमी में। दोस्तों, आज हम सीए फाउंडेशन का जो पेपर है मैथमेटिक्स, उसके बारे में कुछ जानेंगे। मैथमेटिक्स में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ी बातें जान लीजिए। सीए फाउंडेशन, इसका थर्ड पेपर जो है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर सबके सब ऑब्जेक्टिव्स है। ये पेपर ऑब्जेक्टिव है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और इस 100 क्वेश्चन में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। बिजनेस मैथमेटिक्स के है 40 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग के है 20 मार्क्स और स्टैटिस्टिक्स के है 40 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चंस है 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। और इसके लिए आपके पास है 2 घंटे। इस 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट 12 सेकंड मिलते हैं और इस 1 मिनट 12 सेकंड में आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब इस 1 मिनट 12 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है और आंसर भी लिखना है, ठीक है। तो टाइम काफ़ी कम मिलता है, तो फ्रेंड्स उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स में सॉल्व करने का। मैथमेटिक्स में तो ट्रिक्स है, बट स्टैटिस्टिक्स में भी मैं आपको मेरे ट्रिक्स से फॉर्मूला कैसे लर्न करते हैं, कैसे समझेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप विद इन अ मिनट सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपका सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए हमारा सीए फाउंडेशन का पेपर थर्ड बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 रेशो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, जब से सीए फाउंडेशन आया है उस टाइम से अभी तक का मार्क्स एनालिसिस देखते हैं। मई 2018 से एक क्वेश्चन आया था, नवंबर 2018 से 2 क्वेश्चंस आए थे, मई 2019 से एक क्वेश्चन आया था और नवंबर 2019 से एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अगर हमें रैंक लानी है तो हमें कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। तो रेशो और प्रोपोर्शन का वेटेज है 1 या 2 क्वेश्चंस। हमारे सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम में कैलसी अलाउड है, बट नॉर्मल कैलसी अलाउड है, साइंटिफिक नहीं। तो स्टार्ट करते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले है रेशो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट्स, बिकॉज कंसेप्ट इज़ पावर। कंसेप्ट ये हमारी शक्ति है। आइए कुछ चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं रेशो को समझने के लिए। मेरे पास यहाँ पर एक बॉटल है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसका कंपैरिजन कीजिए कि ये बॉटल कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी भारी है, कितनी हल्की है। क्या कर पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप किससे कंपैरिजन करेंगे इसका? कुछ चीज़ है इसके साथ कंपैरिजन करने के लिए? कुछ भी नहीं है। आइए एक बॉटल और ले लेता हूँ। अब यहाँ पर एक और बॉटल आ चुकी है। अब मैंने आपसे कहा कि इसका कंपैरिजन करो। अब आप फ़ौरन बता देंगे कि ये बॉटल बड़ी है, राइट। अगर हमने इसका कंपैरिजन किया तो आपको यहाँ से क्या बात समझ में आई? आपको यहाँ से ये बात समझ में आई कि कंपैरिजन करने के लिए हमेशा हमें एक से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। कभी भी आप सिंगल चीज़ का कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी हल्की है, कितनी भारी है। आपको हमेशा 2 से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कंपैरिजन करने के लिए। तभी आप पता लगा पाएंगे कि ये छोटी है, ये बड़ी है, ये हल्की है, ये भारी है। तो एक बात आप ये ध्यान रखेंगे कि कंपैरिजन हमेशा 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में होता है। अच्छा, यहाँ पर ये बॉटल बड़ी थी तो ये हमेशा बड़ी ही रहेगी। मेरे पास एक बॉटल और है। अब बताइए, अब तो ये बॉटल छोटी हो गई, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर हम बड़ी चीज़ का किसी और बड़ी चीज़ से कंपैरिजन करें तो वो बड़ी चीज़ छोटी हो सकती है।
तो कंपैरिजन में चीज़ें छोटी बड़ी होती रहती है। दोस्तों, ये जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, ये जो कंपैरिजन हम करते हैं दो चीज़ों का, और ये जो चीज़ें हैं, ध्यान रखना, ये चीज़ें हमेशा सेम कैटेगरी की होनी चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के चीज़ों का कंपैरिजन नहीं होता। अगर आप हाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हाइट से ही करेंगे। अगर आप दो चीज़ों के वेट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वेट से ही करेंगे। आप दो चीज़ों के लेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं तो लेंथ से ही करेंगे, राइट। मतलब कंपैरिजन जो होता है, जो तुलना की जाती है, ये सेम यूनिट की होती है। सेम लेंथ की होगी, सेम ब्रेड्थ की होगी, सेम हाइट की होगी, सेम थिकनेस की होगी, सेम कलर की होगी, सेम वेट की होगी, सेम स्पीड, वर्क, करेंसी एक्सेट्रा। तो ये जो कंपैरिजन होता है ना, यही रेशो होता है। जी हाँ, ये जो हम कंपैरिजन करते हैं यही रेशो होता है। रेशो कुछ नई चीज़ नहीं है, ये ज़िंदगी भर आप करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। यही रेशो होता है। कैसे? मान लीजिए ना, मेरे पास 5 रुपये है और आपके पास 10 रुपये है। यहाँ से दो बातें निकलती है। यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जितने रुपए मेरे पास है और जितने आपके पास है। पहली बात, दो चीज़ें हो गई कंपैरिजन के लिए। दो से ज़्यादा या दो चीज़ें हमें लगती है कंपैरिजन के लिए, राइट। अब यहाँ से दो बातें निकलती है। पहली बात तो ये कि मेरे पास जो है वो आपसे डबल पैसे है, राइट। मेरे पास 5 रुपये है और आपके पास 10 रुपये है, तो आपके पास मेरे से डबल है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे पास आपसे आधे पैसे है। ये भी तो बात ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन को हम रेशो बोलते हैं और इसको हम इस टू से लिखते हैं 5:10, कि ये 5:2 का रेशो है हमारे और आपके पैसों के बीच में, ठीक है। पैसों के बीच में जो रेशो है वो 5:10 का है। इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कैसे आएगा? 1:2 आ जाएगा, राइट। मतलब 1:2 का रेशो आ जाएगा। इस रेशो को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। इस रेशो को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। रेशो क्या है? कंपैरिजन ही तो है। ये कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं हम। मेरे पैसों का अगर आपके पैसों से कंपैरिजन हुआ तो क्या आएगा? 1/2, राइट। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। मेरे पास आपसे आधे पैसे हैं और अगर आपके पैसों से मेरे पैसों का अगर कंपैरिजन हुआ तो क्या आ जाएगा? 2, यानी कि आपके पास मेरे से डबल पैसे हैं। तो दोस्तों, कंपैरिजन ही रेशो होता है। ये बात ध्यान रखना, अपने माइंड में बिठा लो। और ये जो कंपैरिजन होता है ये सेम यूनिट में होता है। किसी के कलर का किसी के वेट से कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते। किसी की हाइट का किसी के थिकनेस से कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन सेम यूनिट में होता है और कंपैरिजन जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में होता है। यही रेशो है, बस। रेशो कुछ और नहीं। रेशो तो हमने सीख लिया क्या होता है। तो रेशो की डेफिनेशन क्या आएगी? रेशो, व्हाट इज रेशो? रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट। अब सेम काइंड का मतलब क्या? रुपीस को हम डॉलर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आपको रुपीस को रुपीस के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा एंड डॉलर को डॉलर के साथ। और एक बात, दे शुड बी ऑफ द सेम यूनिट। सेम यूनिट मतलब क्या? आप केजी को ग्राम के साथ कंपेयर करें, ये सही नहीं है। तो रेशो क्या बोलता है? कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज़ का, बट सेम काइंड होना चाहिए और सेम यूनिट होना चाहिए। रेशो ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज A:B एंड रीड एज A:B।
दो नंबर है, कौन से नंबर है पता नहीं, लेकिन हमने दो नंबर मान लिए। एक है ए और दूसरा है बी। ए और बी के रेशो को इस तरह से लिखते हैं, ए एस टू बी ऐसे लिखते हैं। ए एस टू बी मतलब ए अपॉन बी, वेयर ए इज एंटीसीडेंट एंड बी इज कॉन्सिक्वेंट। ए को बोलते हैं एंटीसीडेंट और बी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ए और बी को हमने लिख दिया। ए और बी का यूनिट सेम होना चाहिए। मैंने स्टार्ट में ही बोला आपको दैट रेशो हम सेम यूनिट का ही ले सकते हैं। अब इसके रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। इफ़ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ अ रेशो आर 9 and 5 रिस्पेक्टिवली, देन द रेशो इज, फर्स्ट ऑप्शन है 9:5, सेकंड ऑप्शन है 5:9, थर्ड ऑप्शन है नॉट अ रेशो एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसे नोट डाउन करना है और आंसर आपको बताना है। फ्रेंड्स, रेशो का मीनिंग क्या होता है? एंटीसीडेंट अपॉन कॉन्सिक्वेंट। ये कौन से सब्जेक्ट का नाम है? अकाउंट्स। इस तरीके से हम अकाउंट सब्जेक्ट को शॉर्ट में लिखते हैं। ए का मीनिंग होता है एंटीसीडेंट और सी का मीनिंग होता है कॉन्सिक्वेंट। अब इस एग्जाम्पल में एंटीसीडेंट कितना है? एंटीसीडेंट है 9 और कॉन्सिक्वेंट कितना है? 5। एंटीसीडेंट के जगह पर हम 9 लिख देते हैं और कॉन्सिक्वेंट की जगह पे हम 5 लिख देते हैं, तो वो कितना आया? 9/5 मीन्स 9:5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 9:5, राइट। समझ में आया आपको? और एक एग्जांपल लेते हैं। इफ़ कॉन्सिक्वेंट एंड एंटीसीडेंट ऑफ अ रेशो आर 7 and 4 रिस्पेक्टिवली, द रेशो इज, यहाँ पर द रिपीट हो गया है, एक ही बार लिखो। ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है 7:4, सेकंड है 4:7, थर्ड है नॉट अ रेशो एंड लास्ट है नन ऑफ दीज। तो आप बताओ इसका आंसर मेरे सॉल्व करने से पहले आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। तो रेशो क्या है? तो रेशो क्या होता है? एंटीसीडेंट अपॉन कॉन्सिक्वेंट, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? कॉन्सिक्वेंट है, तो 7 क्या आएगा? कॉन्सिक्वेंट। नेक्स्ट क्या है? एंटीसीडेंट, तो 4 क्या आएगा? एंटीसीडेंट आएगा। कॉन्सिक्वेंट 7, एंटीसीडेंट 4, तो यहाँ पर वैल्यूज डाल दो। 4/7 मतलब 4:7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे है नोट। वैल्यू ऑफ रेशो रिमेन्स सेम इफ बोथ द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। जो रेशो की वैल्यू होती है वो सेम होती है। कब? जब वो टर्म मल्टीप्लाइड और डिवाइड होती है सेम नंबर से। अभी कैसे, वो देखते हैं। कंसिडर करो कोई एक रेशो है 6/7। अगर मैंने इसे कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, कंसिडर करो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा रेशो में? नहीं। क्यों? ये जो सेम मतलब कॉमन मल्टीपल है दैट गेट्स कैंसल, राइट। तो अगेन हमें क्या मिला? तो अगेन हमें मिला 6/7। वैसे ही अगर मैंने इसे डिवाइड किया, मैंने 6 को डिवाइड किया 5 से और 7 को डिवाइड किया 5 से, राइट, फिर भी रेशो में कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? फ्रैक्शन होल डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, तो ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब कैसे होगा? 6/5 ये रिवर्स होगा इनटू 5/7। 5 कैंसल, कितना मिला? 6/7, राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब गाइस कुछ टाइप्स है रेशो के जो आपको याद रखना है आगे के सम्स के लिए। फर्स्ट है इन्वर्स रेशो। इन्वर्स मतलब उल्टा। A/B का इन्वर्स क्या हो जाएगा? B/A।
समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकल रेशो। रेसिप्रोकल मीन्स आपको पता ही होगा 1/, राइट। अगर कोई रेशो A:B है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/A=1/B। इन शॉर्ट ये जो रेसिप्रोकल है ना, ये एक्चुअली इन्वर्स ही है। कैसे? 1/A होल डिवाइडेड बाय 1/B, ये रिवर्स हो जाएगा। तो कैसे आएगा? 1/A मल्टीप्लाई बाय B/1 विच इज इक्वल टू B/A। B/A इज इक्वल टू B:A। तो यही हमारा इन्वर्स रेशो है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंडेड रेशो। अब कंपाउंडेड रेशो क्या बोल रहा है? अगर कोई रेशो है A:B एंड C:D, अब इन दोनों का बोला है कंपाउंडेड रेशो, तो हमने क्या किया? A मल्टीप्लाई बाय C:B मल्टीप्लाई बाय D। मतलब क्या हो रहा है? जितने भी रेशो को कंपाउंड करना होगा, हम सिंपल लैंग्वेज में क्या करेंगे? एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है डुप्लीकेट रेशो। अब डुप्लीकेट मीन्स क्या? नाम में ही बोला है। डुप्लीकेट मीन्स नाम जैसे। कोई भी रेशो को डुप्लीकेट करना है मतलब उसका स्क्वायर करना है। वैसे ही नेक्स्ट है ट्रिप्लिकेट रेशो। ट्रिप्लिकेट रेशो मतलब क्या? कोई भी रेशो का अगर ट्रिप्लिकेट चाहिए मतलब हमने उसका क्यूब कर दिया, राइट। नेक्स्ट है सब डुप्लीकेट रेशो। अगर कोई रेशो का सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है, अब सब्ट्रैक्ट करना मतलब छोटा करना, वैसे ही सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट निकालना, एंटीसीडेंट का भी और कॉन्सिक्वेंट का भी। वैसे ही अगर कोई रेशो का सब ट्रिप्लिकेट निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूड रेशो। अभी कंटिन्यूड नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको। कंटिन्यूड मतलब कुछ तो कंटिन्यूअसली रहेगा। तो कैसे? रेशो बिटवीन 3 और मोर क्वांटिटीज। अब कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। इफ A:B, B:C, ये कंटिन्यू है। इन दोनों का कंटिन्यू रेशो क्या है? A:B:C। इन दोनों का कंटिन्यू रेशो क्या है? A:B:C। यहाँ पर बोला है 3 और मोर। अब 3 से ज़्यादा का रेशो कैसे लिखेंगे? A:B, B:C, C:D। ये कैसे आएगा? A:B:C:D। ये हुआ कंटिन्यूड रेशो। क्या हो गया? कंटिन्यूड रेशो। अब कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कमेंसरेबल क्वांटिटी। कमेंसरेबल क्वांटिटी मतलब क्या? इफ रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशो ऑफ इंटेजर। अगर मैं कोई रेशो को इंटेजर अपॉन इंटेजर के लैंग्वेज में लिख सकता हूँ तो वो क्वांटिटी को मैं कमेंसरेबल क्वांटिटी बोलूँगा। अब इंटेजर मीन्स व्हाट? जो निगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव होते हैं, मीन्स हमारी नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल -3/-4। -3 भी इंटेजर है और -4 भी इंटेजर है, राइट। और एक एग्जांपल लेते हैं 9/7। 9 भी इंटेजर है और 7 भी इंटेजर है, तो इसे हम कमेंसरेबल क्वांटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है इनकमेंसरेबल क्वांटिटी। तो इनकमेंसरेबल क्वांटिटी क्या होगी? कमेंसरेबल के अपोजिट, जो हम इंटेजर अपॉन इंटेजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इफ रेशो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रेशो ऑफ इंटेजर, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? √5/√3। √5 is a irrational number and √3 is also a irrational number। तो ये है इनकमेंसरेबल क्वांटिटी। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट और रिड्यूस्ड फॉर्म। ये आपने सुना ही होगा और आपने पढ़ा भी होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं 25 / 15। क्या ये रेशो है? यस।
बट क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है? नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स व्हाट, आप इसमें से जितने कॉमन फैक्टर्स कट कर सकते हो, कट करने के बाद फाइनली जो आपको रेशो मिलेगा आप उसको क्या बोलेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा? 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, कितना आया? 5/3 मीन्स 5:3। क्या हम 5/3 को और कट कर सकते हैं? नहीं। तो 5/3 क्या हुआ? इस रेशो का सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमने किससे कट किया? ऊपर और नीचे 5 से। तो जो 5 होगा वो क्या होगा? हमारा कॉमन मल्टीपल। ये सब रेशो के बेसिक्स आपको पता होना ज़रूरी है। आई होप आपको जो मैंने रेशो का बेसिक पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, और कुछ प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ डू लेट मी नो। अब एक लास्ट चीज़ दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आप सीए फाउंडेशन के कोर्स में एंट्री कर चुके हैं। तो गाइस, अगर आपने सीए बनने का फिक्स कर लिया है सो प्लीज़ पीछे मत हटिए, ये सीए एक शॉर्ट में क्लियर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्द सीए बन जाएंगे। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। वैसे ही अगर आपने सीए टैग को बहुत शिद्दत से चाहा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सीए बनने से नहीं रोक सकती। यू कैन एंड यू विल गाइज।